गाइस वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर खाका की यूनिट से होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़ुबानी। इनके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग है। सेकंड मजमून से होगा मिट्टी का तेल, पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिन्हें लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी है। थर्ड बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक होगी, ये सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब है, तो इससे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब इसके बाद इंशाइया क्या है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे लिखने वाले वज़ीर आगा हैं। लेकिन ये जो इंशाइया क्या है, ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम लोग का इंशाइया नहीं है बल्कि एक मजमून है, तो ये कंफर्म कर लेंगे। अब आते हैं इंशाइया। तो इंशाइया में हम लोग हिजरत पढ़ने वाले हैं, हिजरत अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, और दास्तान में बागो बहार पढ़ने वाला है, जो मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में आप लोगों का इस चैप्टर का रहेगा, वो टॉपिक आपके नीचे लिखा हुआ है, जो आप लोगों को याद करना बेहद ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग का जो मेन टॉपिक है, इनमें बताया गया है कि फ़रतुल्ला बेग के जद्दे अमजद मतलब के ख़ानदान मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बदख्शा से तरके वतन, ये बदख्शा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हुए। फ़रतुल्ला बेग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, उनके दादा का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। 1857 के इनकलाब के बाद यह ख़ानदान भी मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। तस्कुरा नोसियों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग दिसंबर 1883 में पैदा हुए। ये बिल्कुल याद नहीं रखना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ बयान के मुताबिक वह 1885 में पैदा हुए, ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग को याद रखना है। तौल्द हुए, यही उनका दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चूड़ीवालन दिल्ली है, मतलब कि दिल्ली में एक मोहल्ला है जिसे चूड़ीवालन कहते हैं, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम इनके वालिद का नाम हशमतुल्ला बेग है, और जब इनकी वालदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम, ये हम लोग को पहले याद करना है ना। वालिद हो गया हशमतुल्ला बेग, वालदा हो गया मुशर्रफ जहाँ बेगम, और इनकी एक फूफी थी जिसे हुस्न जहाँ बेगम के नाम से जाना जाता है। तो वो इनकी किफ़ालत, इनकी परवरिश की। जब ये 10 दिन के थे तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो वालिदा के इंतकाल के बाद इनकी बेवा फूफी थी, ये इनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। अब इसके बाद जब ये थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इन्हें मदरसे में डाला गया। मदरसे में डालने के बाद सैयद वली अल्लाह ने इनकी बिस्मिल्लाह कराई। फिर जब ये बिस्मिल्लाह कर लिए तो मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कलाम शरीफ मतलब कुरान शरीफ कलाम पाक पढ़ना शुरू किया। अब इसके बाद 1901 में जब ये और बड़े हो गए तो इन्हें हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। 1901 में दाखिला लेने के बाद 1903 में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद सेंट स्टेफेंस कॉलेज से बीए किया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का नीचे लिखा हुआ है। फिर एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन मुआशी हालत कमज़ोर के सबब से तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने खेलों से बहुत दिलचस्पी रखी। क्रिकेट, टेनिस, बिलियर्ड, चौसठ, शतरंज, सभी खेल उन्होंने खेले। इसके अलावा हम लोग की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1908 में, तो 1908 में उन्हें हाई कोर्ट के मुतरजिम बहाल किया गया। 1910 में जुडिशियल का इम्तहान पास किया गया, और इसके अलावा 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। 1942 में अहदे से सुबकदोश हो गए। अब इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी इनकी 1908 में हुई थी, जो चचा साजिद बेग की बेटी नसीमा सुल्ताना से हुई। फिर इनकी मौत के बाद दूसरा निकाह इन्हीं की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई। फ़रतुल्ला बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को हार्ट अटैक से हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है कि किससे हुई। अब इसके बाद ये जब इंतकाल इनका हुआ, तो इनका जो मदफून इन्हें किया गया वो सराय इलाही चमन में इन्हें मदफून कर दिया गया। तो हम लोग का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोग जो खाका पढ़ रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, तो ये इनका पहला खाका है, जो पहली मरतबा अंजुमन तरक्की हिंदो अर्जुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में तीब हुआ। तो 1927 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके एक मज़ामीन है जिसे मज़ामीन फ़रहत के नाम से जाना जाता है, वो 7 जिल्दों में शाये हुआ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी 2 तहरीरें हैं जो काफ़ी यादगार है। पहला है दिल्ली का यादगार मुशायरा, दूसरा है फूल वालों की सैर। और इनकी दीगर किताबें, कुछ इनकी किताबें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला इंशा, दूसरा दीवान यकीन, तीसरा दीवान नज़ीर, चौथा मेरी दास्तान, पाँचवा मेरी शायरी। ये काफ़ी ज़्यादा अहम टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसी टॉपिक से कुछ निचोड़ ले लेते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार, तो उर्दू का पहला खाका निगार हम लोग जानते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग है। उर्दू का पहला नाविल निगार पूछा जाए तो डिप्टी नज़ीर अहमद होगा। और हाँ, नज़ीर अहमद में ज़ो से नज़ीर नहीं होगा बल्कि नज़ीर ज़े से होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में लोगों को फंसाता है, इसलिए आप लोग ये याद रखेंगे। खाका मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई, तो हम लोग बताया है कि 1885 में हुई। कहाँ हुई? चूड़ीवाला दिल्ली में हुई। इंतकाल 1947 में हुआ, मदफून सराय इलाही चमन में। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। वालिद का नाम हो गया इनका हशमतुल्ला बेग, वालदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम, दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, फूफी का नाम हुस्न जहाँ बेगम जो बेवा थी। और बेवा होने के वजह से इन्होंने, जब 10 दिन फ़रहतुल्ला बेग के पैदाइश का हुआ था, तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, और इन्होंने ही इनके
पैदाइश के बाद परवरिश की ज़िम्मेदारियाँ ली। अब हम लोग आते हैं आगे, जब ये थोड़े बड़े हुए तो सैयद वली अल्लाह ने इनकी बिस्मिल्लाह कराई, फिर मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा। अब इसके बाद जब और बड़े हुए तो इंटरमीडिएट का इम्तहान 1903 में दिया और 1901 में हम लोग जानते हैं कि हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीए किया। फिर इसके बाद 1908 में इनकी शादी हुई। पहली बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी का नाम हमीदा सुल्ताना। दोनों बेटी थी साजिद बेग की, जो उनके चचा थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1908 में हाई कोर्ट के मुतरज्जिम मुकर्रर हुए। 1910 में जुडिशियल का इम्तहान पास किया और 1939 में ये काफ़ी ज़्यादा आगे तरक्की करते 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 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। 1942 में ये अपने ओहदे से शुबुकदोश भी हो गए और इसके बाद इनका खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू में 1927 में तिब हुआ। खाका का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार तस्लीम किया जाता है और इनकी पैदाइश हम लोग जानते हैं कि 1836 में नहीं बल्कि 1938 में, 1836 से 1938 से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इनकी यादगार तहरीरें में पहला तहरीर है फूल वालों की सैर, दूसरा है दिल्ली का यादगार मुशायरा और इसके बाद इनके मज़ामीन फ़रहत जो एक मज़मून है वो 7 जिल्दों में शाये हुए, एग्ज़ाम में आते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी दीगर किताबों में इंशा है, दीवान यकीन है, दीवान नज़ीर है, मेरी दास्तान है, मेरी शायरी है। ये 5 किताबें हो गई। अब इस चैप्टर से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो कर लेते हैं। पहला है उर्दू का बाज़ाब्ता खाका निगार। उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन है? देखिए, अगर खाका बोला जाए तो वो हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। और अगर खाका निगार बोला जाए तो वो हो जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो हम लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो पहला खाका निगार हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग। क्वेश्चन है सेकंड, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अगर फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के पूछेगा तो वो शागिर्द हो जाएंगे। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन आते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी आते थे। ये मतलब ज़्यादा दिन आए इसलिए इन्हीं को हम लोग कंक्लूड करते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ बोलेगा तो खाका मारेंगे, लेकिन नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ तो नाविल। अब हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। पहला है फ़रहतुल्लाह बेग मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो मुतनब्बी एक अरबी शायर थे जिसके शेर पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग का सर्फ उन्होंने ठीक ठाक था, लेकिन वो एराब की गलतियाँ करते थे। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो मियाँ दानी का पढ़ने का अंदाज़ इस तरह था, मियाँ दानी शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो वो भी एराब की गलतियाँ करते थे और उनकी भी मतलब थोड़ा लिखने पढ़ने का तरीक़ा में कुछ फेर था। अब आते हैं कि फ़रहतुल्लाह बेग के बाद मियाँ दानी शेर खानी, ये हम लोग पढ़ लिए। अब आता मौलवी साहब की पढ़ाने का अंदाज़ कैसा था? तो उनका अंदाज़ इस तरह था कि वो पहले सुनते थे और सुनने वाले को लगता था कि शेर के बजाय नस्र पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है। और वो पहले बच्चों की इबारत को पढ़वाते थे, बच्चे जब पढ़ लेते थे तो वो सुन लेते थे और सुनने के बाद जो गलती होती थी, गलती पर वो तुनून मिजाजी मतलब कि एकदम गुस्से में होकर डांटते थे और गलती निकालते थे, फिर उन्हें इबारत को दुरुस्त करके पढ़वाते थे। तो इसका आंसर ये होगा। और हम लोग अभी क्वेश्चन जो पढ़े थे, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे, वो हो जाएगा इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि वह शेर के बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। और इनमें हम लोग इतना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग मजमून पे। मजमून हम लोग का किताब में पहला मजमून है ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल में हम लोग पहले याद करने वाले हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। तो ये अब्दुल बदरुद्दीन अब्दुल इसहाक़ की औलाद से हैं, मतलब कि ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद से हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पहला पॉइंट हम लोग को याद करने का था। सेकंड था इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1878 में इनकी पैदाइश हो गई। और इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1878 से 1955। ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पैदाइश हुई 1878 में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। कहाँ? दिल्ली के इंदौरन कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो इनका आबाई मकान था। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उनके मामू ने अली हसन रखा। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद सैयद आशिक़ अली, वालिद का नाम सैयद आशिक़ अली और वालदा का नाम चहीती बेगम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी उन्हें अभी कम सिन थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, मतलब अभी कम उम्र के थे, तो उनके वालिद और वालदा इंतकाल कर गए। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी किफ़ालत की, मतलब सैयद हसन अली शाह उनकी देखभाल किया करते थे, उनकी परवरिश में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ख्वाजा हसन निज़ामी के मुख्तलिफ़ असातिज़ा ने कुरान और हदीस की तालीम
मुख्तलिफ़ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। 18वीं बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से उनका पहला निकाह हुआ। जब उनका विसाल हो गया पहली बीवी का, तो फिर सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि उन्होंने खलका निज़ामुल मशाइख में मशाइख और रिसाला निज़ामुल मशाइख हलका निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। फिर इसके बाद हम लोग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने तकरीबन कितने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, तो 200 से ज़्यादा। फिर इसके बाद आता है कि रोज़ नामचे और कलमी चेहरे, ये किन की लिखी हुई है, किन की तसनीफ़ है। रोज़ नामचे और कलमी चेहरे ख्वाजा हसन निज़ामी की ईजाद है। 1857 के मुताल्लिक़ पढ़ने को दिल तड़प उठता है, वैसी किताबें भी ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी थी। उन्होंने कृष्ण चंद्र पर ज़ख़ीम किताब लिखी, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। उनके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में कहा गया है कि निज़ामुद्दीन औलिया के सवाने निज़ामी बसरी नाम से तरतीब दी। उसके बाद सी पाराए दिल, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन ये था कि सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है, तो वो हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इनका कहा गया सी पाराए दिल इनकी इंशा पर्दाजी का एक अहम नमूना है। फिर 1955 में उनका इंतकाल हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी शख्सियत ये थी इनकी कि ये अपने इंतकाल के 50 साल पहले ही कब्र अपनी तैयार करवा ली थी। अब हम लोग आते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी, खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो खाक को हम लोग सबसे कमतर समझते हैं, इसे पैरों से रौंदते हैं। मिट्टी के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है, तो मिट्टी के साथ ये सलूक किया जाता है कि उसे पैरों से रौंदा जाता है, जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, फिर भी वो सुलहकुल की पॉलिसी के साथ हम लोग का साथ देती है हमेशा और बुरा नहीं मानती। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? क्योंकि मिट्टी का तेल चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम है, क्योंकि ये हम लोग खुद के अस्तित्व को खुद को जलाकर हम लोग को रोशनी देता है। और भी मिट्टी के तेल से बहुत सारे फ़वाइद हम लोग को हासिल होते हैं। क्वेश्चन 4, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ा लेते हैं। तो मिट्टी का तेल बदबूदार होता है, इसलिए इसे देखकर नाक भौं चढ़ा लेते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है। ज़रूरत और आफादियत के लिहाज से, मतलब उसकी ज़रूरियात ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़कर है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है। कैसे? तो अपनी सुलह कुल पॉलिसी के वजह से, मतलब वे सुलह कुल पॉलिसी है, किसी की तरह भी बुग़्ज़ कीना नहीं रखती है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हम लोग की किताब में लिखे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये एक मज़मून है। ये अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी, ये 4 ज़बानों के माहिर थे। माखूज़, अगर पूछा जाए कि सैयद सुलेमान नदवी जो हम लोग का लिखा किताब में कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, तो ये किस किताब से माखूज़ है, तो ये नक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इनकी पैदाइश, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो दसना नालंदा में इनकी पैदाइश हुई। कब हुई? 1884 में हुई। वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर वो पूछा जाए कि उनकी 1901 में वो दारुल नदवतुल उलमा गए, तो कब गए? 1901 में। और वहाँ जाने के बाद शिबली नोमानी जैसे शख्सियत से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला उनका मज़मून कहाँ शाये हुआ, कब हुआ और किस नाम से शाये हुआ, तो उनका पहला मज़मून 1902 में पटना में रिसाला अलपंज में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। इसी साल मखज़न लाहौर में उनका एक मज़मून आखिर वक्त शाये हुआ। मतलब आखिर वक्त कब शाये हुआ? ये भी 1902 में शाये हुआ। अब इसके बाद आते हैं 1903 से इनके अशार, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगी। 1906 में रिसाला अल नदवा की इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी की तहवील में ही आ गई। 1913 में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। फिर इसके बाद अल हिलाल से वो ज़्यादा दिन तक वाबस्ता नहीं रह सके। और यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वो बीच में उतना याद करने वाली नहीं है, जो याद करने वाली वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। उर्दू ज़बान और अदब की तहकीक, उर्दू ज़बान और अदब से मुतालिक इनके मज़ामीन ख़ास तौर पर नक्कुश सुलेमानी, इन्हीं से बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक लिया गया। हमारी ज़बान का नाम मज़ामीन सुलेमान और मक़ालात सुलेमान, ये बहुत ही अहम है। इनके अलावा हयात शिबली कामूसी अहमियत का हामिल है। और इनके अलावा कहा गया है कि शिबली नौमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मरतब करके शाये किया। अब आते हैं आगे, शिबली के खतूत भी उन्होंने 2 जिल्द में शाये किया। सीरतुन नबी की अव्वल जिल्द की शिबली नौमानी मुकम्मल कर सकते थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाया तकमील तक पहुँचाया, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जिल्द तसनीफ़ करके अपने उस्ताद के आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अरब हिंद के ताल्लुकात, हिंद के ताल्लुकात, अरबों के जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयाम, रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। उन्होंने लिसानियात से मुतालिक बहुत सारे मज़ामीन लिखे।
उसके अलावा उन्होंने उर्दू में इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है और इनकी पैदाइश 1884 में हुई और इनका इंतकाल, ये हमारी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा हमारे इज़्ज़त के हामिल थे हमारे समाज में, वो 1953 में इस दुनिया से कूच फरमा गए। और ये इनका इंतकाल हम लोग जानते हैं कि इनका इंतकाल पाकिस्तान में बल्कि कराची में हुआ था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिरीन थे? तो सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी 4 ज़बानों के माहिर थे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फ़ितूर कहते हैं। फ़ितूर के मानी तोड़ने के होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 पे। लफ्ज़ नेहार किन 2 ज़बानों से मिलकर बना है? तो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। ये मिलकर नहीं, मतलब इस्तेमाल किया जाता है। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी रांगा के होते हैं। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी के मानी उन्वान होता है। अहदी और अहदी में क्या अंतर है? तो अहदी में अगर पूछा जाए तो अहदी मतलब होता है काहिल और अहदी मतलब होता है अकेला। कलई खोलना और कलई फेरना में क्या अंतर है? तो अगर दोनों में मानी में फ़र्क पूछा जाए तो कलई खोलना, तो कलई खोलना मतलब ऐब ज़ाहिर करना और कलई फेरना मतलब होता है ऐब छिपाना। तो ये हम लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग वज़ीर आगा के बारे में। तो वज़ीर आगा एक नक्काद, शायर, इंशाइया निगार है। ये हम लोग का याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इंशाइया अगर हम लोग लिखते हैं तो अलिफ से हो जाएगा हम लोग का इंशाइया निगार, शीन नून से हो जाएगा नक्काद और सीन से हो जाएगा शायर। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1922 में हुई। कहाँ? मौजूदा सरगोदा पाकिस्तान में वज़ीर कोट के इलाके में हुई। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो ये इन्होंने तंज़ो मज़ाह में पीएचडी किया। उसके अलावा अगर हम लोग आगे आते हैं तो उर्दू अज़ब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इक़बाल, तसव्वुरात अक़्लो खर उनकी मौज़ूई किताबें हैं। तनकीद और इस्तिहसाब, नए तनाजुर, मानी तनाजुर, तनकीद के मज़ामीन इनके मशहूर मजमूए हैं। अब इसके बाद वज़ीर आगा शायरी बिलखुसूस नज़म निगारी के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। खुद नविश्त के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों के सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़म आधी सदी के बाद इनकी एक मशहूर तवील नज़म है वो लिखी थी। इनके कुल्लियात, अगर कुल्लियात पूछा जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लफ्ज़ों की छागुल हो जाएगा। अब बात है वज़ीर आगा की एक मशहूर इंशाइया निगार भी हैं। इंशाइया निगार भी हैं। नक्काद से उर्दू में इंशाइया की सिनफ़ी हैसियत के ताल्लुक़ का काफ़ी मुबाहस सामने आए हैं। इन हलक़े में दूसरे हलक़े के इख्तिलाफ़ इस कदर शदीद में के क़ारिईन को फ़ैसला करने में दुश्वारी होती है। लेकिन ये सब हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं कि उन्होंने खुद इंशाइये भी लिखे हैं बहुत सारे, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, इनके 2 इंशाइये मजमूए हैं। अब आते हैं कि इंशाइया क्या है? तो इंशाइया एक गैर रस्मी तरीक़ाकार, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में वो हम बता रहे हैं। इंशाइया सिन्फ़ किस तरह की पैदावार, किस मोड़ की पैदावार है? तो इंशाइया सिन्फ़ शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। अब आता है तंज़िया मज़ाह इंशाइया की इज़ाफ़ी खूबी है। ये क्वेश्चन भी हम लोग का पूछा गया है। इंशाइया की एक इम्तियाज़ी खूबी क्या है? अदम की तकमील है। अब इसके बाद हम लोग इंशाइया हो गया है, इंशाइया कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इंशाइया शेरी सिन्फ़ है या नसरी? तो इंशाइया हम लोग का नसरी सिन्फ़ है। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ाकार ममय्यज़ करता है? तो ममय्यज़ करता है, जी ज़रूर। क्वेश्चन 3 है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से है? 3 के नाम लिखे। तो इनका 3 असनाफ़ इंशाइया भी है, नक्काद भी है, शायर भी है। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी होता है? तो नहीं, इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी नहीं होता। इंशाइया की इम्तियाज़ी सूरत किसकी ज़मीन मिन्नत है? तो खुशगवार ताज़गी की। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे, वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। तख्लीकी अमल, तनकीद, मजलिसी तनकीद, नज़्म जदीद की करवटी, इनके 3 किताबें हैं। और भी किताबें आप लोग पीछे से देख सकते हो जो मैंने भी पढ़ाया। क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है? हाँ बिल्कुल, शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। क्या इंशाइया दूसरे इसनाफ से अपने इस्तेहसार के बायस अलहदा नज़र आता है? तो हाँ, ये अलहदा नज़र आता है बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हो जाएगा अहमद जमाल पाशा के बारे में। जमाल पाशा, तो अहमद जमाल पाशा हमारे सिलेबस में, ये हम लोग के सिलेबस में क्या लिखे हैं तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारा। तो हम लोग का पहला जो हम लोग का लिखे है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, ये लिखे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सुलेमान नदवी। इंशाइया क्या है? वज़ीर आगा। तो इसमें हम लोग एक खुलासा पढ़ लेते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी में क्या था। तो पहली बात ये खाका है। खाका निगारी उसे कहते हैं किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। अब आप लोग स्क्रीन पे देखना बंद कर दें, अब आप लोग सिर्फ ईयरफोन लगा के कान में अच्छे से सुन ले। तो खाका निगारी किसे कहते हैं? किसी भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, ये दोनों जब एक साथ रहा करते थे, एक साथ पढ़ने जाया करते थे नज़ीर अहमद के यहाँ, तो उनके साथ क्या क्या
उनके साथ घटना हुआ, उनके साथ क्या क्या चीज़ें पेश आई, वो सब अपने इस कहानी में बताते हैं कि वो अपने उस्ताद की तारीफ़ करते हुए सारे किस्से को बताते हैं जो उनके ज़िंदगी कुछ लम्हात अपने कलमबंद किया उन्होंने। तो पहले ही उन्होंने कहा कि मैं नज़ीर अहमद के घर गया, नज़ीर अहमद साहब के घर गया तो बाहर से देखे दरवाजे पर कोई नहीं था, फिर अंदर गया तो वो तुरुल मिजाजी थे थोड़े। तो फिर उसके बाद जब उनके बारे में उनको पता चला, फिर भी वो जाते थे, जाने के बाद पढ़ते थे और उनके यहाँ कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत ही गुस्सैले थे, तो गुस्सा करते रहते थे। उनके अलावा उनके पढ़ाने का तरीका लेकिन बहुत अच्छा था। तो उस हिसाब से मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग एक बहुत ही ढीठ शागिर्द थे, जिससा एक शागिर्द को रहा भी जाता है। तो उस हिसाब से एक बार उन्हें निकाला गया, तो निकालने के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं होऊंगा। तो इस वजह से फिर नज़ीर अहमद के गुस्सा शांत हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने फिर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये कहानी का खुलासा है। तो यही कुछ लम्हात को उन्होंने अपने कलमबंद किया है। इसके बाद मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के बारे में हम लोगों के जो चैप्टर में लिखा गया है वो लिखे ख्वाजा हसन निज़ामी। इनकी पैदाइश, तो इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1878 में हुई। इनका इंतकाल हुआ 1955 में। और इनके बारे में, मिट्टी के तेल के बारे में इन्होंने खूब खूबियाँ बयान की है। जैसे मिट्टी के तेल को लोग पैरों से रौंदते हैं, फिर भी मिट्टी का तेल कुछ भी उफ तक नहीं करता है। मिट्टी के तेल से चोर को पुलिस पकड़ते हैं, चोरों को भी चोरी करने का मौका मिलता है। बहुत सारे फ़ायदे भी मिट्टी के तेल के और कुछ नुकसानात भी। चोरों के लिए फ़ायदे होते हैं लेकिन हम लोग के लिए नुकसानात हैं। इसके अलावा मिट्टी के तेल के बारे में एक बताया गया है कि रॉकफेलर नाम का एक अमेरिकी ताजिर था जो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, जिसकी वजह से वो अमीर हो गया। इसके अलावा मिट्टी के तेल के चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है कि इनके पास सुलह कुल की पॉलिसी रहती है और ये चमेलिया और भी बहुत सारे दीगर तरह के तेल से बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इस तेल के हर तरह के रिफाइनरी से अलग अलग तरह के हम लोग के चीज़ें निकलती है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, और भी इसे रिफाइन किया जाता है, अलकतरा वगैरह इससे सब प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग का मिट्टी का तेल चैप्टर का खुलासा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ मतलब इस चैप्टर्स के नाम से ही पता चला कुछ ऐसे लफ्ज़ थे। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया? नक़ूश सुलेमानी से लिया गया। तो ये हम लोग याद रखें कि नक़ूश सुलेमानी से ये हम लोग का लिया गया है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको लोग आजकल दबा दिए हैं, लेकिन वो लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल आ नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कहाँ के लफ्ज़ हैं, किस तरह से उनका ईजाद हुआ, तो ये सब लोग नहीं जानते। जैसे कलई खोलना, कलई फेरना, ऐब ज़ाहिर करना को कहते हैं, छिपाना को कहते हैं, नाश्ता को फितूर कहते हैं, फिर लिसान, रांगा, ये सब जो भी वर्ड है वो सब वर्ड के बारे में जिक्र किया गया सैयद सुलेमान नदवी के साथ। तो सैयद सुलेमान नदवी के बाद इंशाइया क्या है? तो इंशाइया क्या, एक वज़ीर आला का चैप्टर, इसमें इंशाइया के बारे में तज़किरा किया गया। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस इनके वज़ीर आला के बारे में कुछ याद रख ली। चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं आता, खुलासा आज तक नहीं पूछा है। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग इंशाइया। तो इंशाइया हिजरत। तो हिजरत में बताया गया है कि लोग किस तरह हिजरत करते हैं। पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ तो वो दुनिया में आए हिजरत करके। फिर हिजरत के बाद खाना बदोश को देखा गया। खाना बदोश के बारे में बताया गया कि खाना बदोश हर मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं और इस तरह से हर मुल्क में अपना ही मुल्क की तरह उन लोग जीने का हुनर रखते हैं। और इसके बाद साइबेरियन की मछलियों, साइबेरियन की मुर्गियों के बारे में बताया गया जो माइग्रेट करके आते हैं। तो हिजरत से मुतासिर होकर अहमद जमाल पाशा ने ये सिलेबस लिखा। अब हिजरत के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वो हो जाए बागो बहार। तो बागो बहार के बारे में हम लोग आगे पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों का खुलासा भी होता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग अहमद जमाल पाशा के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अहमद जमाल पाशा, तो अहमद जमाल पाशा के बारे में हम लोग जानते हैं इनकी पैदाइश हुई थी 1929 में और इंतकाल हुआ 1987 में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई कहाँ? 1929 में इलाहाबाद के खल्दाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शुजात हुसैन, दादा का नाम नजफ़ अली। शुजात हुसैन ने कितनी शादियाँ की? 2 शादियाँ की थी। उनकी दूसरी बीवी जिनका नाम सरवरी बेगम था, तो उन्हीं के बदन से अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई। ये 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले गए और कच्चा अहाता में उन्होंने अपना मकान खरीद लिया था, जिनका नाम उन्होंने सरवरी मंजिल रखा। अब इसके बाद अहमद जमाल पाशा ने क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक 1950 में किया। 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए। 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, बस देख के आप लोग चल जाएंगे एक बार। अब इसके बाद 1957 के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि 1957 में उन्होंने सर सैयद मैगजीन स्कॉलर पैरोडी का नंबर निकाला। ये पहला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ में उन्होंने किताब मिजाज के लतीफ़े शाये हुए। मिजाज के लतीफ़े कब शाये हुए? मिजाज के लतीफ़े हम लोग जानते हैं कि 1957 में शाये हुए, लेकिन मिजाज के लतीफ़े अहमद जमाल पाशा का है ना कि मिजाज लखनवी का। मिजाज लखनवी हम लोग का एक चैप्टर है जिसके राइटर का नाम इसरारुल हक है, तो उससे रिलेट नहीं करना है। मिजाज के लतीफ़े हम लोग का अहमद जमाल पाशा का है। फिर अब इसके बाद आते हैं हम लोग के आगे। अलीगढ़ से एमए करने के बाद यह लखनऊ वापस आ गया और माहनामा अवध पंज का उजरा किया। 1961 में रोजनामा कौमी आवाज़ के शोबा इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 तक वाबस्ता रहे। तो 1976 तक ये उससे वाबस्ता रहे। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अजवाजी
रिश्ते में बंधे, मतलब कि 2 मरतबा उनकी शादियाँ हुई। पहली बीवी का नाम अलहदगी के बाद, मतलब पहली बीवी से तलाक हो गया कोई रीज़न से। 1966 में उन्होंने दूसरी शादी की, सरवर जहाँ बानो से शादी किया। तो सरवर जहाँ बेगम उनकी दूसरी बीवी थी, जिसे सरवर जमाल के नाम से भी मशहूर किया गया इस दुनिया में। 1976 में मुस्तकिल क़याम के खातिर अपनी ससुराल सिवान आ गए, जहाँ 1976 में उन्होंने ज़किया आफाक इस्लामिक कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर की मुलाजमत की। 28 सितंबर 1987, ये डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे हाईलाइट आप लोग कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेट जो हो गया हम लोग का 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल्ली में दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ा। कैसे इंतकाल किया? दिल का दौरा से। कहाँ इंतकाल हुआ? पटना में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंतकाल हुआ पटना में, लेकिन जो मिट्टी हुआ मतलब सिवान में, वो मदफून हुए। तो ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्हट्टा सिवान में ये मदफून हुए। तो ये क्वेश्चन हम लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना है। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब, मतलब कि वो वक्ती अदीब थे तंजो ज़राफ़त के ख़ास मैदान में, और इसके एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी 1946 गालिब एकेडमी ने 1986 में सागर सूरी गालिब अवार्ड उन्हें अता किया। तो पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सागर सूरी गालिब अवार्ड किसको और कब मिला? तो सागर सूरी गालिब अवार्ड अहमद जमाल पाशा को 1986 में मिला। उनकी अहम किताबों के नाम इस तरह है: अंदेश शहर, सितम एजाद, ज़िल्लत आज़ाद, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरां, पत्तों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के हार मज़ाहिया शायर, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर। उसके बाद आ जाएगा फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मिजाज़ के लतीफ़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI कर लीजिएगा। और आप लोग टॉपिक वाइज एक अपने नोटबुक में लिखते रहे। शौकत थानवी के मज़ाहिया सहाफ़त, उसके अलावा दुनिया की लोक कहानियाँ, बहादुर टम्बा, हुजूयात मीर, गालिब के माजरत के साथ, गालिब से माजरत के साथ। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव किससे हम लोग का निकल जाए, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव 2 नंबर का देखते हैं। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत इंशाइया सिन्फी है। इसके अलावा बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। हर मुल्क माअस्त मुल्क से क्या मुराद है? हर मुल्क हमारा मुल्क है, इसका ये मतलब हो जाएगा हर मुल्क हमारा मुल्क का हो जाएगा हर मुल्क माअस्त। उसके बाद आता है बादशुमाल और बर्फ़ानी हिसार के मानी वाज़े कीजिए। तो बादशुमाल मतलब होता है उत्तर की हवा, बर्फ़ानी हिसार मतलब होता है बर्फ़ के तौदे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है? तो साइबेरियन मौसमी मुर्गाबिया, मतलब साइबेरियन जो एक पक्षी रहती है वो शिमाल के हिस्से से आती है, और उसके बाद जब वहाँ ठंडा कम पड़ जाता है तो ठंडा कम पड़ने के बाद फिर यहाँ से वो फिर माइग्रेट करती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन 6 पे आते हैं। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर हो जाता है? तो खाना बदोश के मुकाबले में। इंशाइया हिजरत के कितने मुल्कों का नाम है? हिजरत में 3 मुल्कों का नाम है। पहला अरब, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका। ऐसे यूरोप का कोई मुल्क नहीं है, लेकिन किताब में से मुल्क तस्लीम किया गया। तो हम लोग का टोटल आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया? तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। क्वेश्चन 9 जन्नत से हुक्म सफ़र किससे हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। 10 है इंसान की आखिरी हिजरत कौन है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। अगला चैप्टर हम लोग का दास्तान। तो दास्तान में हम लोग का 2-3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है अमीर हमज़ा अलिफ लैला जैसी तवील दास्तानें सामने आई। तो अमीर हमज़ा ने अलिफ लैला को लिखा, पहला ये याद कर लेना है। दूसरा यहाँ पे मुल्ला वजही के बारे में बताया गया। मुल्ला वजही ने सबे रस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान का शर्फ हासिल हुआ है। मतलब कि मुल्ला वजही ने जो सबे रस लिखा 1632 में लिखा, इसे उर्दू की पहली दास्तान होने का शर्फ हासिल है। इसके अलावा 18वीं सदी के किस्सा है मेहरार फ़िरोज़ दिलबर, ये सब हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी जैसी मुख्तसर दास्तान लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अलिफ लैला कौन लिखा? अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम ने लिखा। इसके अलावा फसाना आज़ाद, रतन शरशार को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी तस्लीम किया गया। ये क्वेश्चन PYQ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के लिए हम लोग फिर आते हैं चैप्टर मीर अमन के बारे में। मीर अमन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक दास्तान है। ये दास्तान 4 दरवेश है। 4 दरवेश में हम लोग की किताब में चौथे दरवेश का जिक्र आया है। और इस कहानी की आगाज़ इस तरह होती है कि इस कहानी में एक बादशाह का बेटा रहता है जिसको बादशाह मारना चाहता है। ऐसे वज़ीर जो बादशाह का दोस्त रहता है वो उस बेटे को लेकर बोलता है कि मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन उस बेटे को लेकर वो जिन के पास जाता है जिसके साथ वो सुलेमानी सुरमा लगा कर जाता है। सुलेमानी सुरमा से जिन से मुखातिब होता है। जिन से मुखातिब होने के बाद जिन को कोई एक लड़की चाहिए होती है जो हिंदुस्तान में रहती है। तो हिंदुस्तान में कोई कोने में बादशाह का बेटा जाता है और वो एक फ़कीर से मिलता है। फ़कीर से मिलने के बाद उसकी मदद करता है। मदद करने के बाद उस फ़कीर को एक अशरफिया देता है, और एक अशरफी जब फ़कीर को दे देता है तो फिर फ़कीर की बेटी ही रहती है और उससे फिर बादशाह के बेटे की शादी हो जाती है। ये कहानी का खुलासा था। इस कहानी को आप लोग बढ़ा के खुलासा के तौर पर लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मीर अमन की तफसीली हालात मालूम नहीं है, तो मीर अमन के बारे में ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं। इस हिसाब से हम लोग सिर्फ कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना है। पहला, मीर अमन
का नाम जो है मीर अमन है और तखल्लुस लुत्फ़ है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। वो कहाँ पैदा हुए? वो दिल्ली में पैदा हुए, इसीलिए कहा जाता है मीर अमन दहलवी। फिर उनके अजदाद मुग़ल बादशाहों के रक्काब में रहे और उनके खिदमात के सिले में उन्होंने जागीरें भी अता की। उसके अलावा हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे तीसरा टॉपिक कि 4 मई 1801 में 40 रुपये माहनामा की तनख्वाह में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी शोबे का तकर्रुर किया। ये क्वेश्चन भी हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 1806 में वह कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसका पिराना साल जिस्मानी माजूरी के सबब से 1806 में इन कॉलेज की खिदमत से सुबुकदोश हो गया। मतलब कि जिसमें उनका साथ नहीं दिया और जिसमें साथ नहीं दिया तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से कॉलेज की खिदमत से वो सुबुकदोश हो गया 1806 में। अब इनकी कुछ मशहूर किताबों के बारे में जान लें। इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम अखलाकी मोहसिनी है, जिसका तर्जमा गंज खूबी के नाम से किया गया है। मीर अमन की ये चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग की किताब में। अब इसके बाद है मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है वो बागो बहार है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बागो बहार से इनकी शोहरत है। ये किताब कब शाये हुए? 1801 में जाके मुकम्मल हुई। इसी वक्त इनका नाम चहार दरवेश था। 1802 में इस पर नजर सानी हुई। मतलब ये पहले तो किताब लिखा गया, 1801 में मुकम्मल हो गया, तो उस वक्त उसका नाम चहार दरवेश था। लेकिन जब नजर सानी 1802 में हुआ तो इसका नाम बागो बहार बदल के रख दिया गया, जिससे 1217 हिजरी बरामद होते हैं। यह किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1804 में, यह किताब पहली मरतबा मुकम्मल सूरत में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1804 में कलकत्ते के छापखाना में तिब्ब हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की तसनीफ़ को हासिल है। अब पूछा जाए मीर अमन को इस किताब के लिखने पर कितना माहनामा मिला, तो वो हुआ 500 रुपया। और इसके अलावा अखलाकी मोहसिनी का तर्जमा गंज खूबी, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। मीर अमन की पैदाइश से पूछी नहीं जाती, लेकिन होगा 1732 से 1806 तक है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन है बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार हम लोग जानते हैं एक दास्तान है। बागो बहार की तसनीफ किसकी तसनीफ? मीर अमन की। बागो बहार कहाँ लिखी गई? पोर्ट विलियम कॉलेज में। बागो बहार किसका तर्जमा है? किस्सा है चार दरवेश का। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था? लिखने पर 500 रुपए का इनाम मिला था। बागो बहार की सन्ने अशात बताइए। बागो बहार की सन्ने अशात 1804 में हुई थी, जो हम लोग उसका नाम बदल कर बागो बहार रख दिया गया था। ऐसे फर्स्ट में जो रखा था चहार दरवेश, वो 1801 में मुकम्मल हुआ था, 1802 में नजर सानी हुआ, फिर 1804 में जाके शाये हुआ था हिंदुस्तानी छापाखाना से। अब बागो बहार क्वेश्चन नंबर 7, बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो 4 दरवेश के, तो टोटल 4 दरवेश के वाक़या को बयान किया गया है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब को लिखी? तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर लिखा था। इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र आया? तो इस इक़्तिबास में चीन, माचीन और हिंदुस्तान 3 मुल्कों का जिक्र आया। उसमें भी 3 था, अमेरिका, यूरोप और एक था। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि अमेरिका, यूरोप और चीन था। उसमें शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के बीच दोस्ती का रिश्ता था। अब इसके बाद आते हैं 11 क्वेश्चन, शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? तो शहजादा फ़कीर को 1 अशरफी देता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे आते हैं, अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। ये हम लोग का सारा चैप्टर खत्म हो गया है। टोटल 6 चैप्टर हम लोग का मात्र 40 लगभग हम लोग का 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग की आएगी और कंफर्म कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।